प्लेन की जो इक्वेशन हमको पढ़ना है, ये टोटल कितने टाइप की इक्वेशन से 5 टाइप्स की इक्वेशन होती है। यहाँ पर 4 इसलिए लिखे है क्योंकि एक बहुत बेसिक इक्वेशन होती है जो इसी से बन जाती है, तो इसी में समझ लेंगे, उसको अलग से टाइप और नंबर देने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको देखना है प्लेन की इक्वेशन जो पासिंग थ्रू, यानी ऐसा प्लेन जो पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एन, ये एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है ए और इसके परपेंडिकुलर है, मैं इसकी डायग्राम भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये सपोज एक प्लेन है, ठीक है, ये पॉइंट ये जो है इससे पास हो रहा है ए से, और ये जो वेक्टर एन है, ये एन जो है इसके परपेंडिकुलर, इसको हम वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये दो अगर हमको पता हो कि प्लेन का पॉइंट और इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमको पता हो, तो वी कैन ईजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और वो होती है r डॉट एन इज इक्वल्स टू a डॉट एन। यानी r तो अननोन वेक्टर होता है, सभी को पता है r क्या होता है, अननोन वेक्टर x y z होता है। ओके, तो x y z नहीं रहेगा तो प्लेन की इक्वेशन नहीं, हम किसी भी इक्वेशन को नहीं फाइंड कर सकते। जनरल पॉइंट होता है x y z जो सारे प्लेन्स को सेटिस्फाई करता है, सारे प्लेन्स के पॉइंट को लेकर चलता है, तो वो r तो होना ज़रूरी है। r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन, ये आ जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो a डॉट एन है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये एक नंबर ही बनाता है कोई ना कोई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन है, मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r डॉट एन इक्वल्स टू डी। डी बोले तो एक नंबर होता है, कोई ना कोई एक, 5, 6, 10, माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई भी नंबर। ये जनरल फॉर्म है किसका है, ये प्लेन का जनरल फॉर्म है। वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय, अगर आप कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करोगे वेक्टर फॉर्म में, तो इस टाइप के फॉर्म में आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गई r डॉट एन की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस k, और जो यहाँ पे आ गया 5 सपोज। इस तरह से इक्वेशन आपको देखने मिलेगी प्लेन की, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता है प्लेन की इक्वेशन इस तरह से जो है निकाली जाती है। अब इसमें एक ख़ास बात कि इस इक्वेशन को कार्टेशियन में हम कैसे कन्वर्ट करें, कार्टेशियन कैसे फाइंड करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, कार्टेशियन किसी भी प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए r की प्लेस पे जो है एक्स वाई जेड पुट कर देना, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से आप निकालते हैं। इसको नहीं भी किए तो एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, क्या आप डायरेक्टली वेक्टर से जो है कार्टेशियन इक्वेशन और कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, z 1 के साथ, तो यानी 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो ये हो जाती है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ये प्लेन की इक्वेशन। अब आप देखोगे कि हो क्या रहा है, 3 के साथ, अब डायरेक्टली ये सब नहीं करने की ज़रूरत, अब डायरेक्टली यहाँ से यहाँ x लगा दो, यहाँ y लगा दो, यहाँ z लगा दो, दैट्स इट, ख़त्म। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का। एक और इसमें होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो n है ये यूनिट वेक्टर हो, ये जो n है अगर ये यूनिट वेक्टर हो, मतलब ये ऐसे कैप वाला हो यूनिट वेक्टर, तो इसकी जो इक्वेशन होती है r डॉट एन इस तरह से होती है, और इसको बोलते हैं p, डी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, p क्यों बोलते हैं, ये यूनिट वेक्टर अगर रहा तो p बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसका स्पेसिफिक मीनिंग है p का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। p मीन्स डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये p का मीनिंग होता है। अब ये p का मीनिंग ऐसा क्यों आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, क्या एक्चुअल इसका कंसेप्ट है। तो याद रखना है हमेशा कि अगर ये यूनिट वेक्टर हो n यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी नंबर होता है r डॉट, सपोज यहाँ कोई यूनिट वेक्टर आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर 3 आ जाए, तो ये 3 क्या होता है, एक्चुअली डिस्टेंस होता है। किसका डिस्टेंस होता है, प्लेन का डिस्टेंस, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब n जो है
नॉर्मल हो, नॉर्मल वेक्टर हो, यूनिट, कैसा हो वो, यूनिट हो। तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है दोनों नॉर्मल फॉर्म है और ये यहीं से आते हैं। कोई ऐसा अलग से आपको अलग से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग चाहें तो इक्वेशन बनाकर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली वाली टाइप आप सबको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट टाइप यहाँ से यहाँ तक आपको ये पोर्शन जो है सारा क्लियर। अब आओ ये सेकेंड वाले पोर्शन पे, इसके नीचे वाले पोर्शन, पासिंग थ्रू। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं हम, पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि भाई ये प्लेन है, दिस इज प्लेन, और पॉइंट दिया है आपको ए, और यहाँ दो वेक्टर दे दिए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते बी और सी, लेकिन प्लेन के अंदर ही वो दो वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में है, यानी इनकी डायरेक्शन प्लेन में ही है, प्लेन की डायरेक्शन में ही है, यानी प्लेन के अंदर ही एग्जिस्ट करते ही हैं। तो होता क्या है कि हमको चाहिए था नॉर्मल, और ये दो दे दिए पैरेलल। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी जब करोगे, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू n मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? बी क्रॉस सी की वैल्यू n मिलेगी। तो यहाँ देखिए आप इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n था, इस फॉर्मूले में देखिए, तो यहाँ पर अब n की प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको? बी क्रॉस सी। तो अब देखिए ये n था, यहाँ बी क्रॉस सी आ गया, ये n था, यहाँ बी क्रॉस सी आ गया, यानी है वही फॉर्मूला r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। बट यहाँ n नहीं दिया है डायरेक्टली, आपको क्या दिया हुआ है? बी एंड सी दिया हुआ है। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है ये। जब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमको परपेंडिकुलर मिलेगा। जब भी आप ये बी क्रॉस सी करोगे तो बी क्रॉस सी हमको कैसा मिलेगा? परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं n। तो जहाँ n रहेगा वहाँ बी क्रॉस सी डाल देंगे, तो ये फार्मूला बन जाता है। या आप बी क्रॉस सी अलग से मालूम कर लो, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको, आप यही फार्मूला यूज़ कर लो, फिर से n की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर यही फार्मूला ठीक है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप दोनों ही वैसे इसको कर सकते हैं। तो दोनों टाइप होगी क्लियर। अब आते हैं थर्ड वाली टाइप पे, पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीन जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। इसकी डायग्राम मैं ऐसे बना लूँगा यहाँ पर, तो एक पॉइंट ए इधर है, बी इस तरफ है, और सी जो है कहीं इधर है। तो एक लाइन में नहीं है पॉइंट्स। तो अगर एक लाइन में पॉइंट्स नहीं हों तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए। तो आपको पहले आर माइनस ए निकालना पड़ेगा, बी माइनस ए, सी माइनस ए, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते किससे? डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट में कोएफिशिएंट डाल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपका आंसर आ जाए। ये भी इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में जो एक्स वाई ये जो दिए होते हैं, पॉइंट ए कैसा दिया होता है आपको? x1 y1 z1। पॉइंट बी कैसा दिया होता है? x2 y2 z2। कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। और पॉइंट सी कैसा दिया होता है? x3 y3 z3। इस तरह से पॉइंट्स दिए होते हैं आपको। तो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये x1 y1 और z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 पता होते हैं। इसमें आप पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। तो ये जो है x माइनस समथिंग 1 आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा, जो भी है वैल्यू डाल दोगे, ये नंबर्स हो जाएंगे। 2 - 3 1 जो है इस तरह के नंबर हो जाएंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आएगी, वही हमारी प्लेन की इक्वेशन होगी। तो इस तरह से जो है ये तीनों की जो है प्लेन की इक्वेशंस आप कैलकुलेट करते हो। फोर्थ, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ तो इंटरसेक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, पूरी एक लाइन। दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे। सिर्फ वो अकेला पॉइंट होता है जो दोनों लाइन पर कॉमन होता है। और जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो अकेली लाइन होती है जो दोनों प्लेन पे कॉमन होती है।
ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। अब उसके बाद पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, दो प्लेन हैं, इनकी इंटरसेक्शन से पास हो रही है कोई दूसरा प्लेन। अब इसको डायग्रामेटिकली मैं ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कर लेते हैं ये एक प्लेन है, ठीक है, ये जो है एक प्लेन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इनका जो इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, इस लाइन पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर। अब कोई तीसरा प्लेन है जो इसी से पास हो रहा है। अब मैं इसको डॉटेड में बनाता हूँ। कोई थर्ड प्लेन है जो इसी से पास हो रहा है एंड यू हैव टू फाइंड दैट थर्ड प्लेन। आपको शायद नज़र आ रहा हो प्लेन्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और थर्ड प्लेन जो है उनके कैसे हो रहा है, उस इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन व्हाट वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन हैं उनके बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन आपके पास दो इक्वेशन होती है प्लेन की। पहली इक्वेशन हम लिखते हैं r डॉट n1 इक्वल्स टू d1 और दूसरे को लिखते हैं हम r डॉट n2 इक्वल्स टू d2, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, अगर आपके पास इस तरह से दो प्लेन की इक्वेशन है और उसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है तो इंटरसेक्शन जो है इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ द इक्वेशन बाय विच वी रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दैट इज़ द इक्वेशन। क्या लिखेंगे, r को एक ही बार लिखेंगे, n1 और n2 जो नज़र आ रहे हैं आपको, n1 प्लस लेमडा इंटू लेमडा जो है वो अननोन स्केलर आ जाता है। अब वो जो अननोन स्केलर होता है या क्या बोलेंगे इसको हम, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ये डिफाइन करता है स्पेसिफिक वैल्यू लाने के लिए। फिर यानी आप जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना 12th में भी तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो लेमडा जो है ये स्पेसिफाई नहीं कर पाते ना हम कि जो प्लेन से पास हो रहा है ये कौन से टाइप का, जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है कौन से टाइप का प्लेन है। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है ना, नाटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है। तो वो हमको नहीं पता होता है, इसलिए हम लैम्डा यूज़ करते हैं। जब स्पेसिफिक हो जाता है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है तो पर्टिकुलर एक प्लेन की इक्वेशन हमको मिल जाती है और हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसमें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमको लैम्डा की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है और वही हमको फाइंड करनी होती है। एंगल बिटवीन प्लेन्स, दो प्लेन है इनके बीच का एंगल निकालना है, कॉस थीटा से निकाला जाता है। एंगल बिटवीन प्लेन किससे निकाला जाता है, कॉस थीटा से, ठीक है। दो प्लेन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, कॉस थीटा से निकाला जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, n1 वेक्टर n1 डॉट n2, दोनों ही वेक्टर हैं n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2, दोनों के मॉड से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या कंडीशन आ जाएगी, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स। दो अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन में क्या था, प्लेन में तो ठीक है n1 और n2 रहता है, दो एक प्लेन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो n होती है और लाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, b होती है। मैंने पहले भी बताया लाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, b होती है। तो प्लेन से n आएगा और लाइन से b आएगा, तो वही वो फॉर्मूला वही है, n1 और n2 में से एक n रहेगा और एक की जगह पर b आ जाएगा, तो b इंटू b डॉट n आ जाएगा या n डॉट b लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ हो जाता है मॉड b मॉड n और यहाँ रहता है साइन थीटा, वहाँ कॉस थीटा होता है, यहाँ साइन थीटा, चेंजेस देख लो बस, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब आपको निकालना है कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइन है, दो लाइन कब कोप्लेनर होती है। ये जो लाइन है हमारे पास क्या है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। दो लाइन है, दो लाइन कब कोप्लेनर होती है,
जब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ज़ीरो हो जाए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ गया तो ये लाइन क्या होती है, कोप्लेनर होती है। और इसी तरह से सेम अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो आ गया, ये वाला कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में ये डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए तब भी ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।